Hello everyone, welcome to the second lecture of subject financial accounting and today our topic is accounting equation। आज हमारा दूसरा लेक्चर है सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और इसके साथ साथ हम देखेंगे एसिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, लाइबिलिटी एंड इट्स टाइप। हम देखेंगे एसिड्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और साथ में लाइबिलिटी और उसकी टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट टू बेसिक एस्पेक्ट ऑफ कंपनी, व्हाट कंपनी ओन्स एंड व्हाट कंपनी ओज। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये एक अकाउंटिंग का सिस्टम है, तरीक़ेकार है, डेट रिफ्लेक्ट्स जो अक्कासी करती है टू बेसिक एस्पेक्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के दो अहम पहलू की, व्हाट कंपनी ओन्स एंड व्हाट कंपनी ओज। कंपनी किन चीज़ों की मालिक है और किन चीज़ों की मकरूज़ है। हर कंपनी के पास कुछ एसेट्स होते हैं, चाहे वो उसकी बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीनरीज हो, ठीक है, चाहे इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, या तो वो उसके अपने खरीदे हुए होते हैं या वो लोन पे या उधार पे लिए हुए होते हैं। तो यही चीज़ चेक करनी होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें यही चीज़ बताती है, व्हाट कंपनी ओन, किन चीज़ों की कंपनी मालिक है, एंड व्हाट कंपनी ओज, किन चीज़ों की कंपनी मकरूज़ है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। एसेट्स कहते हैं असासे को, लाइबिलिटीज़ कहते हैं वाजबात को और ओनर इक्विटी कहते हैं मालकान का हिस्सा। हर कंपनी के पास या किसी भी इंडिविजुअल के पास एसेट्स होते हैं। एसेट्स कहते हैं असासों को, वो कोई भी मशीनरी, कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कैश हो सकता है, ठीक है। अब वो हमारे एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी का मतलब है कि एसेट्स जो हैं कितनी लाइबिलिटी यानी कि उधार के हैं प्लस ओनर इक्विटी कितने ओनर के अपने हैं। हो सकता है कि सारे के सारे एसेट्स ओनर के अपने हों, तो हम वो कहेंगे कि सारे एसेट्स ओनर की इक्विटी है और लाइबिलिटी जीरो है, उधार कुछ भी नहीं है। या हो सकता है कुछ उधार के हों, कुछ ओनर के अपने हों। तो एसेट जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी के, ठीक है। ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे उसकी डेफिनेशन हो जाती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एसेट्स क्या होते हैं उसको डिफाइन किया गया है और उसकी टाइप्स के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। एसेट्स उर्दू में असासे कहते हैं। Assets are resources owned or controlled by an individual, corporation or government with the expectation that it will generate future profit. Assets are resources, assets basically वसाइल होते हैं हमारे जो कि owned होते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं by the individual, corporation और government। कोई फर्द, कोई कंपनी या गवर्नमेंट जो है उनको ओन करती है या उनको कंट्रोल करती है विद एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद के साथ कि वो हमें फ़ायदा पहुंचाएंगी, ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट, आगे जाके मुनाफा कमा के हमें देंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्डिंग लेती है या कोई दुकानदार की सिंपल मिसाल दे दूँ आपको, एक शॉपकीपर है, वो शॉप खरीदता है, उसमें सामान रखता है इसी उम्मीद के साथ कि वो वहाँ पे काम करेगा, उससे पैसा कमाएगा। तो एसेट्स कोई शख्स इसीलिए खरीदता है जिससे उसे मुनाफा मिल सके। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स आर जनरली क्लासिफाई इन थ्री वे। एसिड्स को तीन तरीकेकार से क्लासीफाई किया जाता है। नंबर वन, कन्वर्टिबिलिटी, क्लासीफाइंग एसिड्स बेस्ड ऑन हाउ इजी इट इज़ टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। पहली हमारे पास जो बुनियाद है वो ये है कि कितनी आसानी से एसिड कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस बुनियाद पे हम क्लासीफाई करते हैं एसिड्स को डिफरेंट टाइप्स के अंदर। सेकेंड है फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्लासीफाइंग एसिड्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, इन अदर वर्ड टेंजिबल और इनटेंजिबल। हम क्लासीफाई करेंगे एसिड्स को उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस की बुनियाद पे, या तो वो टेंजिबल होंगे, ठोस होंगे, या इनटेंजिबल जो ठोस नहीं होंगे। नेक्स्ट है यूजेज की बुनियाद पे कि इस्तेमाल क्या है, क्लासीफाइंग एसिड बेस्ड ऑन देयर बिजनेस ऑपरेशन यूजेज पर्पस। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के ऑपरेशन में, एक्टिविटीज़ में एसिड यूज़ हो रहे हैं या वो एसिड यूज़ नहीं हो रहे, उस बुनियाद पे हम उनको डिवाइड करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड्स की क्लासिफिकेशन की डायग्राम है। कन्वर्टिबिलिटी की बुनियाद पे दो हमारे पास टाइप्स हैं, करंट एसिड, फिक्स एसिड, जिसको नॉन करंट एसिड कहा जाता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस की बुनियाद पे भी दो हैं, टेंजिबल एसिड, इनटेंजिबल एसिड, और यूजेस की बुनियाद पे भी दो हैं, ऑपरेटिंग एसिड और नॉन ऑपरेटिंग एसिड। वन बाय वन हम सबको देखते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स कन्वर्टिबिलिटी की बुनियाद पे। इफ एसिड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश, acids are classified as either current acid or non-current acid. An alternative expression of this concept is short term versus long term acid. अगर एसिड्स को क्लासीफाई किया जाए कन्वर्टिबिलिटी की बुनियाद पे कि वो कितने इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम एसिड्स को दो टाइप्स पे क्लासीफाई करते हैं। नंबर वन करंट एसिड और नंबर टू नॉन करंट एसिड। इनकी अल्टरनेटिव टर्म जो यूज़ की जाती है करंट एसिड के लिए वो शॉर्ट टर्म एसिड, ऐसे एसिड जिनकी ज़िंदगी छोटी हो, और नॉन करंट एसिड ऐसे एसिड जिनकी ज़िंदगी लंबी हो, तो उनको लॉन्ग टर्म एसिड कहा जाता है। तो हम करंट एसिड्स के बारे में देखते हैं। करंट एसिड्स आर एसिड्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश टिपिकली विद इन 1 ईयर और हैज़ लाइफ लेस देन 1 ईयर। करंट एसिड वो एसिड होते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए या जिनकी ज़िंदगी 1 साल से कम हो, उनको हम करंट एसिड कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
करंट एसिड आर आल्सो टर्म लिक्विड एसिड, इनको लिक्विड एसिड भी कहा जाता है, जो जल्दी लिक्विफाइड हो जाए यानी कि ख़त्म हो जाए या कैश में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल कैश, पैसे एक ऐसा एसिड है जो कि बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, या यूज़ हो जाता है। आपके पॉकेट में 5000 हो, एक दफ़ा यूज़ हो जाए थोड़े से पैसे ही तो सारे के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं बहुत जल्दी। और कैश जो है वो किसी भी बिजनेस के डेली ऑपरेशन में डेली यूज़ हो रहा होता है। एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं, खाना लेना है, डेली के वेजेस पे करनी है, लेबर के वेजेस पे करने हैं, बिजली के बिल भरने हैं, हर महीने कैश यूज़ होता है। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल ऐसा खाता होता है जो किसी कंपनी ने अपने कस्टमर से लेना होता है। मीन्स के कस्टमर मेरे पास आता है, मेरी एक शॉप है, वो आता है, कुछ सामान लेके जाता है और कहता है कि मैं आपके पैसे 2-3 दिन में दे दूंगा। वो प्रॉमिस दे के जाता है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे नॉन रिटर्न हो। जब वो मुझे कैश दे देगा मैं उसका प्रॉमिस उसको वापस कर दूंगा या उसके खाते में क्रॉस डाल दूंगा। तो अकाउंट रिसीवेबल एक ऐसा खाता है, एक ऐसा अकाउंट है जो मुझे मिलना है कुछ दिनों के अंदर कैश में कन्वर्ट होकर, ठीक है, ये प्रॉमिस होता है। तो ये भी हमारे पास करंट एसिड होता है। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी चीज़ें, यूजुअली स्टेशनरी के आइटम, पेजेस हो गए, स्टेपलर्स हो गए, इंक हो गई, ठीक है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इनकी एज भी 1 ईयर से कम होती है। इन्वेंट्री या स्टॉक, ठीक है, दुकान में पड़ी हुई इन्वेंट्री जो बेचने के लिए रखते हैं हम, इन्वेंट्री कहते हैं लिस्ट ऑफ आइटम को, स्टॉक सामान को कहते हैं। एक शॉपकीपर की मिसाल देता हूँ, उसकी दुकान पे डिटर्जेंट, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक, स्नैक्स, केचप, जैम्स वगैरह पड़ी होती हैं। तो ये बेसिकली इन्वेंट्री होती है जो बेचने के लिए रखी होती है और यूजुअली ये 1 साल में बेची जाती है और कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे करंट एसिड्स होंगे जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई है करंट एसिड की। आगे हमारे पास है नॉन करंट एसिड। नॉन करंट एसिड और फिक्स एसिड आर कंपनी लॉन्ग टर्म एसिड दैट हैव यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर, कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। नॉन करंट एसिड को फिक्स एसिड भी कहा जाता है। ये कंपनी के लॉन्ग टर्म एसिड्स होते हैं और इनकी यूजफुल लाइफ जो है वो 1 साल से कई गुना ज़्यादा होती है और ये ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है, यानी कि ये काफ़ी अरसे तक आपके पास रहते हैं और जल्दी ही कैश में कन्वर्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लैंड, ज़मीन, लोग सालों तक अपने पास ज़मीन रखते हैं, ठीक है, जल्दी उसको बेचते नहीं है, कैश में कन्वर्ट नहीं करते, उसकी ज़िंदगी कभी ख़त्म ही नहीं होती। बिल्डिंग, आपके पास इमारत है, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल ले लें, ठीक है, आप इमारत में आते हैं 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल से बनी हुई होती है, यूज़ हो रही होती हैं। इक्विपमेंट, आलात होते हैं। ट्रेडमार्क, रजिस्ट्री शुदा निशान, हर इंस्टीट्यूट का अपना एक निशान होता है, हर कंपनी का अपना एक निशान होता है जो सालों से यूज़ कर रहे होते हैं, वो उनका एसिड होता है। एंड पेटेंट और सनद हक़ इजाद, आपके पास पेटेंट है कि आप कोई चीज़ बना सकते हैं, कि गवर्नमेंट पेटेंट देती है कि ये चीज़ आपको बनाने की इजाज़त है और किसी और को बनाने की इजाज़त नहीं है, तो वो पेटेंट भी जो है आपके पास एक किस्म का एसिड ही होता है आपका। तो ये नॉन करंट एसिड होते हैं हमारे पास। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड फिजिकल एग्जिस्टेंस की बुनियाद पे। इफ एसिड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, एसिड्स आर क्लासिफाइड एज आइदर टेंजिबल एसिड और इनटेंजिबल एसिड। अगर एसिड को हम क्लासिफाई करें, ठीक है, तकसीम करें उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस की बुनियाद पे, या तो हम उनको टेंजिबल एसिड्स कहते हैं या फिर इनटेंजिबल एसिड्स कहते हैं। टेंजिबल एसिड्स आर एसिड दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, वी कैन टच, फील एंड सी देम। एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसिड इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, ऑफिस सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। टेंजिबल एसिड वो एसिड होते हैं जिनका फिजिकल ढांचा होता है, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। सी तो इंटेंजिबल को भी शायद कर सकते होगे आप, लेकिन टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें करंट नॉन करंट दोनों आ जाएंगे जो ठोस होंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी गई है लैंड, बिल्डिंग। लैंड जो है नॉन करंट एसिड भी था, ठीक है, बिल्डिंग नॉन करंट एसिड था, लेकिन वो फिक्स एसिड है, उनकी ठोस शक्ल है। ज़मीन को आप टच कर सकते हो, बिल्डिंग को आप टच कर सकते हो। मशीनरीज हो गई। कैश, अब कैश करंट एसिड है, लेकिन कैश एक नोट है, आपके पास करेंसी होती है, आप टच कर सकते हैं उसको। ऑफिस सप्लाईज वो भी करंट एसिड है। एंड इक्विपमेंट की नॉन करंट एसिड है। जो भी एसिड जिसकी ठोस शक्ल होगी, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो हमारे पास टेंजिबल एसिड है। दूसरे इनटेंजिबल एसिड। इनटेंजिबल एसिड्स आर एसिड दैट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, आप टच नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा नहीं सकते, ठीक है, उसको फील नहीं कर सकते। वो कोई निशान हो सकता है, आपकी सर्विसेज हो सकती है, नेक नीति हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल एसिड्स इंक्लूड ट्रेडमार्क, रजिस्ट्री शुदा निशान हो सकता है, ठीक है, जैसे कि नाइकी की शर्टों पे निशान होता है, ठीक है, वो उनका एसिड है, ठीक है। एप्पल के फ़ोन पे निशान होता है, वो उनका एसिड है। कॉपीराइट, हक के नकल, ठीक है, आपने किसी को कॉपीराइट की इजाज़त दी है कि वो आपका डाटा कॉपी कर सकता है, ठीक है, वीडियोस कॉपीराइट कर सकते हैं। गुडविल, नेक नीति एंड पेटेंट, हक के इजाद, ये सारे जो हमारे पास इनटेंजिबल एसिड्स होते हैं। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स यूजेस की बुनियाद पे। इफ एसिड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर यूजेज और पर्पस, एसिड्स आर क्लासिफाइड एज आइदर ऑपरेटिंग एसिड्स और नॉन ऑपरेटिंग एसिड। अगर एसिड्स को क्लासिफाई किया जाए इस बुनियाद पे कि वो उनका इस्तेमाल क्या है या उनका मकसद क्या है, तो हम उनको डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग एसिड और नॉन ऑपरेटिंग एसिड में। अब ऑपरेटिंग एसिड्स कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग एसिड्स आर एसिड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन डेली ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस।
ऑपरेटिंग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, वो वसाइल होते हैं, वो असासे होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है कारोबार के या बिज़नेस के डेली ऑपरेशन के अंदर, यानी कि वो रूटीन में काम आ रहे हैं। आप अपने इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग देख लें, वो डेली यूज़ होती है, स्टूडेंट्स आते हैं, क्लास में बैठते हैं, ठीक है। अगर वो रूम यूज़ ना हो रहे हो तो वो नॉन ऑपरेटिंग एसिड होंगे, लेकिन वो डेली यूज़ होते हैं। आपका वाइट बोर्ड यूज़ होता है, आपकी चेयर यूज़ होती हैं, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एसिड है। आपकी बसेस यूज़ होती हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ऑपरेटिंग एसिड आर यूज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर अ कंपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एसिड वो एसिड होते हैं जो कि जनरेट करते हैं कंपनी के लिए रेवेन्यू, और बिजनेस की कोर एक्टिविटी जो भी मेन एक्टिविटीज़ है, सरगर्मियाँ, उसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एसिड इंक्लूड कैश, पैसा। हर कंपनी पैसा यूज़ कर रही है, एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है, उससे मशीनरीज खरीद रही है, उससे इक्विपमेंट खरीद रही है, ठीक है। बिल्डिंग, स्टॉक्स, मशीनरी, कॉपीराइट, गुडविल। मशीनरीज, कॉपीराइट का निशान, आपकी निशान एडवर्टीजमेंट पे आता है, हर जगह साइमंड्स के ऊपर लगा हुआ होता है। आपकी नेक नीति है, आपकी सर्विसेज हैं जो आप स्टूडेंट्स को देते हैं, आपकी बिल्डिंग है, आपका स्टॉक है, सब कुछ यूज़ होता है। मशीनरीज वगैरह, प्रोजेक्टर वगैरह, जनरेटर वगैरह, सब कुछ यूज़ होता है। तो ये आपके ऑपरेटिंग एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन ऑपरेटिंग एसिड। Non-operating acids are acids that are not required for daily business operation but can still generate revenue. Non-operating acid वो एसिड होते हैं आपके एसिड्स ही हैं, लेकिन आपके कारोबार के डेली के ऑपरेशंस में यूज नहीं हो रहे होते, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको मुनाफा भी दे के दे, लेकिन आपके कारोबार के ऑपरेशन में यूज नहीं होते। अब वो मुनाफा कैसे जनरेट करके देखते हैं, हम देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसिड इंक्लूड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई ज़मीन खरीद रखी है, कहीं सोना खरीद रखा है, गोल्ड खरीद रखा है, वो पैसे इंक्रीज हो गए, आपने बेच दिया, आपको मुनाफा मिल गया, लेकिन वो आपके ऑपरेशन में यूज़ नहीं हो रहे, आपके कारोबार में यूज़ नहीं हो रहे, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एसिड है। वैकेंट लैंड, कोई खाली प्लाट पड़ा है आपका। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपने कोई बॉन्ड्स या टी बिल्स खरीदे हुए हैं, आप गवर्नमेंट से बॉन्ड्स खरीदते हैं, ठीक है। वो रखते हैं इस उम्मीद में कि निकल आएंगे, या उस पर आप बॉन्ड्स खरीद के रखते हैं, उससे इंटरेस्ट लेते हैं हर साल, हर महीने अपना, तो वो कारोबार में यूज़ नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आपको फायदा दे रहे होंगे। तो ये हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एसिड्स होते हैं। ये हमारे पास एसिड की क्लासिफिकेशन होगी और सारी एसिड्स की टाइप्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है लायबिलिटी या लायबिलिटीज़। लायबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को, लायबिलिटीज़ कहते हैं या वाजिबात को। ऐसी जिम्मेदारी जो आपने अदा करनी है, यानी कि आप मकरूज़ हैं किसी के कुछ चीज़ अदा करने के लिए, उसको लायबिलिटी कहा जाता है। व्हाट आर लायबिलिटीज़? लायबिलिटीज़ होती क्या हैं? लायबिलिटीज़ आर लीगल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी डेट आर पेएबल टू अनदर पर्सन और एंटिटी। लायबिलिटी जो होती है वो कानूनी ऑब्लिगेशन होती है, हमारी ड्यूटी होती है जो हमने किसी को पे करनी होती है, अदा करनी होती है। हम पेएबल होते हैं टू अनदर पर्सन, किसी भी शख्स को या किसी भी हस्ती को या ऑर्गेनाइजेशन को। अ लायबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओज, यूजली सम ऑफ मनी। लायबिलिटी जो है वो कोई भी चीज़ होती है, या कोई शख्स या कोई कंपनी है जो मकरूज़ होती है, जो यूजली तौर पे आम तौर पे पैसे होते हैं जो हमने किसी को देने होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी एक कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है, तो हम किसी से लकड़ी खरीदेंगे, वो सप्लायर होगा जो हमें लकड़ी फराम करेगा, और वो हमें लकड़ी दे जाता है, और मैं उसको कहता हूँ कि जैसे ही मैं फर्नीचर बना के बेचूंगा, विद इन 2 या 3 वीक्स में आपकी पेमेंट आपको कर दूंगा। यानी कि हमने उसको पेमेंट करनी है, तो ये हमारे पास लायबिलिटी है। हमने एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, ये हम पे लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटीज आर सेटल्ड ओवर टाइम थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्लूडिंग मनी, गुड और सर्विसेज। अब लायबिलिटी जो मकरूज होते हैं, हम उसको पेमेंट कैसे करते हैं? वो हम उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट देते हैं, माशी सहूलतें देते हैं। वो पैसा हो सकता है, पैसा दे के, या अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो उसके बदले गुड्स दे देते हैं, गुड और सर्विसेज, कि आपने हमें फलां चीज़ दी तो हम आपको ये चीज़ दे देंगे, उसके बदले पेमेंट नहीं कर पाए तो ये ले लो, वो ले लेंगे। आपने मुझे इंग्लिश पढ़ाई, मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से अपनी लायबिलिटीज़ को उतारा जा सकता है। देखिए यूजली पैसे होते हैं, सम ऑफ मनी जो होता है वो पेमेंट करनी होती है। आगे चलते हैं, करंट लायबिलिटीज़ है उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। 2 होती हैं सिर्फ, करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कहा जाता है। द प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ इज अकॉर्डिंग टू इट्स ड्यू डेट। जो असल क्लासिफिकेशन है वो लायबिलिटीज़ की, वो उसकी ड्यू डेट के ऊपर है, कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी लायबिलिटीज़ चुका देंगे, अपने उधार चुका देंगे, तो वो करंट लायबिलिटीज़ कहलाएंगे। अगर लायबिलिटीज़ की उम्र 1 साल से ज़्यादा है, यानी कि ऐसा कर्जा है या ऐसी लायबिलिटीज़ आपकी जिम्मेदारी है जो 1 साल से ज़्यादा की है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। तो सबसे पहले देखते हैं करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटी दैट कंपनी एक्सपेक्ट टू सेटल विद इन 12 मंथ ऑफ द डेट ऑन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारे पास कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को ही, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, ठीक है। वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन ही होती है। तो करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जो कंपनी उम्मीद करती है कि हम सेटल कर देंगे, पे कर देंगे विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर, ठीक है। तो इनकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? ये करंट एसिड, नॉन करंट एसिड लायबिलिटी की जो एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी होती है। नंबर 1, अकाउंट पेएबल, ऐसा खाता जो हमने अदा करना हो। मीन्स के हमने, जैसे मैंने कहा कि एक फर्नीचर की दुकान है, हम लकड़ी खरीदते हैं, हमने अदा करनी है। हमारी एक दुकान है जहाँ पे पेप्सी वाले कोल्ड ड्रिंक दे जाते हैं और हफ्ते बाद पेमेंट लेने आते हैं, हमने अदा करनी है। तो ये अकाउंट पेएबल ऐसा खाता होता है जो काबिल अदायगी अकाउंट होता है। इंटरेस्ट पेएबल,
अगर हम एक गवर्नमेंट इदारा है सपोज कर लें और हमसे कोई बॉन्ड लेके जाता है और हमने उसको हर महीने, सपोज करें हमने किसी से उधार लिया, चलो इंटरेस्ट पेबल को छोड़े, हमने किसी बैंक से लोन लिया है और हमने हर महीने उसकी किस्तें चुकानी है, लोन की इंटरेस्ट देना है, सूद देना है, तो इंटरेस्ट पेबल वो सूद हो जाता है जो हमने पे करना होता है। ठीक है, इस तरह सिंपल आपको डिफाइन कर देता हूँ कि आपने किसी से उधार लिया है, उधार आपने 5 साल में चुकाना है, लेकिन हर महीने उसका इंटरेस्ट देना 10%। ठीक है, वो आपके काबिल अदायगी सूद हो गया। इनकम टैक्स पेएबल, हर साल हमें टैक्स पे करना होता है अपने मुनाफे के ऊपर, तो वो भी अकाउंट हमारी करंट लायबिलिटी होती है। अक्यूड एक्सपेंसेस, अदा तलबी अखराजात, जो हमारे अखराजात जमा होते रहते हैं, बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, ठीक है, ये जमा होते हैं जो हमने पे करने होते हैं। सैलरी एक्सपेंस होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, किसी से छोटा मोटा लोन लिया जो अदा करना है, तो ये भी हमारे पास 1 साल का लोन होता है जो 1 साल के अंदर पे करना हो, 6 महीने का, 8 महीने का, 12 महीने का, वो भी हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहा जाता है। नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दो लायबिलिटी दैट कंपनी डजंट एक्सपेक्ट टू पे विद इन 12 मंथ ऑफ द बैलेंस शीट डेटा। नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो कंपनी उम्मीद नहीं करती और ना सोचती है कि हम 1 साल के अंदर पे करेंगे, जबकि इनको 1 साल से ज़्यादा का अरसा चाहिए होता है उनको अदा करने के लिए। ठीक है, उनकी एग्जाम्पल क्या है? बॉन्ड पेएबल। ठीक है, अब गवर्नमेंट इदारों से लोग बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है, और सालों तक अपने पास रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जब आवाम बॉन्ड वापस करेगी तो गवर्नमेंट को उनकी पेमेंट उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बॉन्ड पेएबल। नोट पेएबल, कोई ऐसा उधार आपने किसी से लिया है, कोई ऐसा खाता जो आपने अदा करना है लेकिन उसका दुरानिया 2-3 साल का है, तो वो हमारे पास नोट पेएबल होगा, काबिल अदायगी नोट। लॉन्ग टर्म लीज, आपने किस्तों पे चीज़ें खरीदी हुई हैं, 3 साल की किस्तें हैं, 5 साल की किस्तें आपको अदा करनी पड़ेगी किस्तें वो, ठीक है, उसका दुरानिया 1 साल से ज़्यादा होगा तो वो आपके पास हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। प्रोडक्ट वारंटी, अगर किसी प्रोडक्ट की वारंटी 3 साल की है और वो 3 साल के अंदर ख़राब हो जाता है तो कस्टमर आके वो आपको वापस करेगा और आपको उसको रिपेयर करना होगा या नया देना होगा, तो वो भी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमारे पास करंट और नॉन करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, फाइनली अकाउंटिंग इक्वेशन का आखिरी हिस्सा हमारे पास आ जाता है ओनर इक्विटी। एसिड्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। एसिड का वो हिस्सा जो ओनर का अपना होता है उसको ओनर की इक्विटी कहा जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। ओनर्स इक्विटी इज डिफाइंड एज पोर्शन ऑफ अ टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी एसिड्स दैट कैन बी क्लेम्ड बाय इट्स ओनर, सो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, एंड बाय इट्स शेयर होल्डर ऑफ इट्स इफ इट इज अ कॉर्पोरेशन। ओनर्स इक्विटी डिफाइन की जाती है कि पोर्शन होता है टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी एसिड, कंपनी की एसिड्स की वैल्यू का वो हिस्सा जो कि क्लेम करे ओनर खुद कि ये मेरा है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप होगी तो वो उसका ओनर होगा कि यार इतना हिस्सा मेरा है, ये कंपनी का हिस्सा मेरा है। अभी उधार थोड़ा सा है कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास कुछ मशीनरीज हैं, बिल्डिंग 70 लाख की है, मशीनरी 30 लाख की है, बिल्डिंग मेरी अपनी है, मशीनरी उधार पे ली है, तो 30 लाख लायबिलिटी, 70 लाख मेरे अपना होगा, वो ओनर इक्विटी कहलाएगा। एंड बाय शेयर होल्डर, या तो शेयर होल्डर क्या होता है वो हिस्सा अगर वो कॉर्पोरेशन है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग आल लायबिलिटी फ्रॉम टोटल वैल्यू ऑफ एन एसिड। ओनर इक्विटी इज इक्वल टू एसिड माइनस लायबिलिटी। हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसिड्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। अगर लायबिलिटी को दूसरी तरफ ले जाए तो वो एसिड्स में से माइनस हो जाएंगी, जो अमाउंट बचेगी वो ओनर की इक्विटी होती है। जब असासों में से लायबिलिटीज को माइनस कर दी जाती है तो हमारे पास इक्विटी आ जाती है कि जो बाकी हिस्सा बचेगा वो ओनर का अपना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट इज वैल्यूड एट $5 लाख, ठीक है, and the loan amount is due $4 lakh, the amount of owner equity in this case is $1 lakh। एक्सपोज करते हैं कि एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट है जिसकी पूरी कंपनी की मलकियत जो है वो $5 लाख है और कंपनी पे जो कर्जा है वो $4 लाख का है, तो कंपनी की जो इक्विटी होगी वो सिर्फ $1 लाख होगी। ठीक है, बाकी सब यानी कि 5 लाख की जो कंपनी की वैल्यू है, 4 लाख तो मकरूज है, कंपनी ने पैसे चुकाने, सिर्फ 1 लाख उसकी ओनर की इक्विटी, यानी कि कंपनी की हालत बड़ी ख़राब है, कर्जे में डूबी हुई है। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, कंप्यूट द मिसिंग फिगर। कुछ एग्जांपल दी गई है कैलकुलेट करने की। एसिड्स इज इक्वल टू 50,000, लायबिलिटी इज इक्वल टू 20,000, ओनर इक्विटी कितनी होगी? एसिड्स 50,000 के हैं, लायबिलिटी 20,000 के, तो ओनर इक्विटी कितनी होगी? हमें फार्मूला पता है, एसिड्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। तो हम ओनर इक्विटी के लिए लायबिलिटी को एसिड से माइनस कर देंगे, तो ओनर इक्विटी इज इक्वल टू एसिड माइनस लायबिलिटी। एसिड 50,000, लायबिलिटी 20,000 इज इक्वल टू 30,000, हमारे पास ओनर इक्विटी आ जाएगी। यानी कि 50,000 के एसिड्स हैं, 20,000 के उधार के और 30,000 के ओनर के अपने हैं। सिमिलर एसिड क्वेश्चन मार्क है, लायबिलिटी 10,000 दी गई है, ओनर इक्विटी 15,000 दी गई है। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला पता है, एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, लायबिलिटी 10,000, ओनर इक्विटी 15,000, यानी कि 25,000 जो है वो एसिड्स के हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास असासे हैं 25,000 के, 10,000 उधार के हैं
और 15,000 ओनर इक्विटी के अपने हैं। तो इस तरह से हमें जो कन्फ्यूजन है लायबिलिटी और ओनर इक्विटी की वो क्लियर हो जाती है। लायबिलिटी और ओनर इक्विटी बेसिकली वैल्यू बताती है एसेट्स की, कि जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं 25,000 के हैं, 10,000 के उस पर उधार के हैं और 15,000 के ओनर के अपने हैं। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।